हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में तुलनात्मक राजनीति भी कहते हैं। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनईपी के लेटेस्ट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एंड एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आज की इस वीडियो में भी हम इस बुक के लेटेस्ट सिलेबस को समझेंगे, जिसमें हम यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट को डिटेल में जानेंगे। इसके बाद हम अभी तक आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड हम ये जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के अंदर आपको टोटल 6 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें पहली यूनिट का नाम है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण, जिसके अंदर हमें पढ़ना है इसकी प्रकृति के बारे में, क्षेत्र और कार्य पद्धतियों के बारे में। इसके बाद सेकंड यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे राजनैतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हमें 2 प्रणालियों के बारे में पढ़ना है। पहला है संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली, और दूसरी है संघीय और एकात्मक प्रणाली। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 3 के बारे में, तो यूनिट 3 के अंदर आपको चुनाव पद्धतियों के बारे में पढ़ना है, यानी इलेक्शन सिस्टम के बारे में, जिसमें 3 मेथड्स होते हैं। पहला है जो सबसे आगे है वहीं जीते, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और तीसरा है मिश्रित प्रणाली। इसके बाद हमें यूनिट 4 में पढ़ना है दलीय प्रणाली के बारे में, यानी पार्टी सिस्टम के बारे में, जिसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक दलीय प्रणाली के बारे में। इसके बाद द्विदलीय प्रणाली के बारे में, और फिर बहुदलीय प्रणाली के बारे में बात करेंगे। इसके बाद यूनिट 5 में हम बात करेंगे समाज में शक्ति संरचना के बारे में, जिसमें हमें शास्त्रीय अभिजात वर्ग सिद्धांत, बहुलवाद और शासक वर्ग सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं यूनिट 6 के बारे में, जो कि लास्ट यूनिट है, जिसके अंदर हम शासन प्रणाली की तुलना के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोकतंत्र, अधिनायकवादी, कल्याणकारी, जनप्रियतावादी और सुरक्षा आधारित शासन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यूनिट 1 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अभी तक इस यूनिट से आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड इसके बाद हम देखेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। एंड एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बताऊं इस पूरी वीडियो के अंदर आपको क्या जानने को मिलेगा, या फिर इस पूरी यूनिट के अंदर आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, जिससे कि अगर आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर ईजिली दे पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरी यूनिट के कंक्लूजन के बारे में। तो यूनिट 1 है, जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की प्रकृति, क्षेत्र व उपयोगिता। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उस चैप्टर के मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे तुलनात्मक शासन एवं राजनीति को लेकर काफ़ी सारे जो विद्वान होते हैं उन्होंने अपने अपनी डेफिनेशन दिए। हालांकि उन सभी विद्वानों के बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद है, तो उन्हीं सभी विद्वानों में से हम 1 से 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे उन विद्वानों की, यानी उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और स्वरूप के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि जो तुलना हम किन किन टाइप से कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से हम तुलना कर सकते हैं, जिसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि हम 2 तरीके से तुलना कर सकते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लंबात्मक तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के बारे में। इसके बाद जिससे हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय तुलनात्मक राजनीति के बारे में। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो लंबात्मक तुलनात्मक शासन एवं राजनीति है, इसे हम ऊर्ध्वाधर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति भी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से जो अंतर्राज्यीय तुलनात्मक शासन एवं राजनीति है, इसे हम क्षैतिज तुलनात्मक शासन एवं राजनीति भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के क्षेत्र के बारे में, इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। एंड एट द एंड हम बात करेंगे तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के दृष्टिकोण के बारे में, यानी कि इसके अप्रोचेस के बारे में।
तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अभी तक इस यूनिट से आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप से अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमें अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। सपोज़ आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता, यानी कि इसके महत्व के बारे में बताइए। तो मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर सपोज़ आपसे पूछा जाता है कि तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के महत्व के बारे में बताइए, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए, तो सिर्फ इसके इंपॉर्टेंस को ही नहीं लिखोगे आप। इसमें सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को बताओगे, इसके अर्थ के बारे में बताओगे और 1 से 2 डेफिनेशन दोगे, परिभाषा दोगे। और इसके अलावा आप इसके महत्व यानी इंपॉर्टेंस को तो एक्सप्लेन करोगे ही, लेकिन इसके साथ ही में अगर आपको जो आपका आंसर है वो छोटा लगता है तो इसमें आप और चीज़ों को ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप बता सकते हो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की प्रकृति के बारे में। इसके अलावा फिर भी आपको जो आंसर है वो आपका छोटा लगता है तो इसके दृष्टिकोण को भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जिससे कि जो आपका आंसर है वो लॉन्ग हो जाए और जो टीचर है वो आपको पूरे मार्क्स दें। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहो तो वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ ही बताना चाहूँगा जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब हम बात करते हैं कि हमें अपने आंसर को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का मतलब क्या होता है। तो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक देशों की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार, नियम कानून और नीतियों की तुलना करना। इसका मतलब है हम 2 या 2 से अधिक देशों के बीच उनकी तुलना कर रहे हैं, यानी कि उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। और किस बेस पे कंपैरिजन कर रहे हैं? उनकी राजनीतिक व्यवस्था या सरकार या जो नियम कानून है या फिर वहाँ की जो नीतियाँ हैं उनके बेसिस पे हम उन सभी देशों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा तुलनात्मक राजनीति प्राचीन और आधुनिक राज्यों की राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है। इससे हमें ये जानने में मदद मिलती है कि अलग अलग देशों की सरकारें कैसे काम करती है और कौन सी जो प्रणाली है वो ज़्यादा बेहतर है, यानी कौन सा जो सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम बात करते हैं भारत और अमेरिका की सरकार की तुलना के बारे में, तो भारत में संसदीय प्रणाली है जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है। तो इस तुलना से हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों के बीच क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं, इन दोनों सिस्टम की क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं, इनके बारे में पता चलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और इसके स्वरूप के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति है, यानी कि हम 2 तरीक़ों से तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। पहला तरीका है लंबात्मक तुलना, जिसे हम ऊर्ध्वाधर तुलना भी कहते हैं, और दूसरा तरीका है अंतर्राज्यीय तुलना, जिसे हम क्षैतिज तुलना भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर लंबात्मक तुलनात्मक शासन एवं राजनीति क्या होता है। तो इसका मतलब होता है एक ही देश में विभिन्न स्तरों की सरकारों की तुलना करना है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच उनके पावर एंड फंक्शंस यानी कि उनके कार्यों की तुलना करना। लेकिन भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जैसे पंचायत और नगर पालिका होती है, इन सरकारों के जो कार्य करने की प्रणाली है और जो आर्थिक संसाधन है, यहाँ तक कि जो उनकी शक्तियाँ हैं, जो पावर्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक एक जैसी है। इसीलिए इनके बीच तुलना करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो लंबात्मक तुलनात्मक शासन एवं राजनीति है, इसे सही तरीका नहीं माना जाता। अब हम बात करते हैं क्षैतिज तुलनात्मक राजनीति के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि एक देश की सरकार की दूसरे देश की सरकार के साथ तुलना करना। इसे तुलनात्मक राजनीति का सबसे ज़्यादा उपयुक्त तरीका माना जाता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि इससे हम वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड वाइड राजनीतिक सिद्धांत बना सकते हैं। ये भी जान सकते हैं कि कौन सी प्रणाली किस देश में सफल हुई है और क्यों, उसका क्या रीज़न है। तो आई होप आपको अभी तक जो मैंने आपको बताया वो अच्छे तरीके से सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या होता है और तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और स्वरूप कितने टाइप्स के होते हैं, और उन टाइप्स के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, जिससे कि वीडियो के एंड होने तक आपको जितने भी जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हेडलाइन है, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो टीचर्स होते हैं वो हेडलाइन ही देखते हैं और अंदर का जो मटेरियल होता है वो आप समझ के भी जाओगे तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टीचर अच्छे मार्क्स देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपको वीडियो के एंड तक सारे के सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप इसे शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप इसमें कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए हम एनिमेशन वीडियो लेके आ रहे हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति के दायरों के बारे में, इसके क्षेत्र के बारे में, और इसके साथ ही हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो अगर हम बात करें तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के बारे में, तो इसका जो विषय क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। इसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक दलीय प्रणाली का अध्ययन, और इसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। इसके बाद हम जानेंगे विचारधाराओं के अध्ययन के बारे में, और इसके साथ ही नौकरशाहों का अध्ययन, और लास्ट में हम बात करेंगे राजनीतिक जन भागीदारियों के अध्ययन के बारे में। तो ये सभी टॉपिक्स आते हैं तुलनात्मक राजनीति के अंदर। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के बारे में। तो तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की राजनीतिक विश्वास, मूल्य और आदर्शों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे चीन में साम्यवादी मूल्य और अमेरिका में पूंजीवादी मूल्य। यानी राजनीतिक संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन के अंदर हम बात करते हैं कि जो विभिन्न देश हैं उनकी क्या आइडियोलॉजी है, यानी कि वो किस चीज़ में विश्वास करते हैं। जैसे जो चीन है वो साम्यवादी में विश्वास करता है, और जो अमेरिका है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है। तो अब अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कौन सी राजनीतिक जो संस्कृति है वो लोकतंत्र के लिए बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन। तो इसके अंदर भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन किसके बीच करते हैं? दलीय प्रणालियों के बीच, यानी जो पार्टीज होती है उनके बीच हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली, इनके बीच हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, यानी कंपैरिजन करते हैं कि कौन बेस्ट है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन ने द्विदलीय व्यवस्था को अपनाया है, वहीं दूसरी ओर भारत, फ्रांस और नेपाल ने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है। तो अब अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इससे हमें चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। तो इसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इससे हमें ये जानने में मदद मिलती है कि विभिन्न देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसे काम करती है और उनकी क्या ताकत है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, विधायिका जिसका काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका जिसका काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका जिसका काम ये होता है कि वो ये क्लैरिफाई करे कि कानून सही ढंग से लागू हुए हैं या नहीं, और लोगों को न्याय दिलाना। अगला पॉइंट है विचारधाराओं का अध्ययन। तो इसके अंदर भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन किसके बीच करते हैं? विचारधाराओं के बीच करते हैं, यानी कि लोगों के जो थॉट्स हैं उनके बीच हम कंपैरिजन करते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे विद्वान होते हैं जो कि लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि साम्यवाद में विश्वास करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि पूंजीवाद में विश्वास करते हैं, और बहुत से ऐसे विद्वान होते हैं जो कि मार्क्सवाद जैसी विचारधाराओं में बिलीव करते हैं। तो इन्हीं सभी विचारधाराओं के बीच हम अध्ययन करते हैं, इनमें कंपैरिजन करते हैं। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इससे हमें राजनीतिक विचारधाराओं को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है नौकरशाहियों का अध्ययन। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं जितने भी जो नौकरशाह होते हैं, यानी कि जितने भी जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके जो कार्य हैं, उनकी जो भूमिका है और उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो दायित्व है, उसका अध्ययन करते हैं। तो अब अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें हम ये जान सकते हैं कि जो विभिन्न देशों के जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो अपने काम को किस तरीके से निभाते हैं, और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है। और इस अध्ययन से हम विश्व भर के जो प्रशासनिक कार्य हैं उनके बीच जो पारदर्शिता है, यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है, उसे देख सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं कि किन देशों में जो सरकारी कर्मचारी है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और किन देशों में जो सरकारी कर्मचारी है वो धांधली करते हैं। इसकी जो पारदर्शिता होती है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसका पता चलता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट के बारे में। लास्ट पॉइंट है राजनीतिक जन भागीदारी का अध्ययन। तो इसके अंदर भी हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? जन भागीदारी, यानी कि जो लोगों की भूमिका है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, जो लोकतंत्र है उसमें जनता की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता ही सर्वोपरि है। वहीं दूसरी तरफ जो राजतंत्र होता है उसमें जो भागीदारी होती है जनता की वो काफ़ी कम होती है।
तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आप मुझे तुलनात्मक राजनीति के इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? आई रिक्वेस्ट यू, आप कमेंट जरूर कीजिएगा और जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले आप अपने कमेंट को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपके जो मेन पॉइंट्स है वो आपको ऑलरेडी याद रहेंगे क्योंकि आपने ही कमेंट किया है। तो कमेंट जरूर करें। तो आइए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यवहारिक दृष्टिकोण के बारे में, इसके बाद संरचना और कार्यात्मक दृष्टिकोण के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण होता है वो संविधान, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे संस्थाओं का अध्ययन करता है, इस पे ज़्यादा फोकस करता है। जो परंपरागत दृष्टिकोण होता है वो जितने भी जो सरकारी संस्था होते हैं उनके जो नियम होते हैं, जो अधिकार होते हैं और जो कर्तव्य होते हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी कि इस पर वो फोकस करते हैं इसकी स्टडी करने की, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि सरकार कैसे बनती है, संविधान क्या कहता है और न्यायपालिका उस पर क्या फैसले देती है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर। सेकंड पॉइंट है हमारा व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी बिहेवियर अप्रोच। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बिहेवियर के बारे में, यानी कि जो इंसान होता है उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम फोकस करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं और उनका जो व्यवहार है वो कैसा है, वो कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर किसी देश में युवा वोट नहीं दे रहे हैं तो व्यवहारिक दृष्टिकोण ये समझने में मदद करेगा कि क्या लोग राजनीति से नाराज़ हैं, क्या लोगों को लगता है कि जो उनका वोट है वो कुछ भी बदल नहीं पा रहा, या फिर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि वोट भी देना होता है। इन सभी की जानकारी मिलती है, इन सभी का हम स्टडी करते हैं बिहेवियर अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है संरचना कार्यात्मक दृष्टिकोण। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि संस्था कैसे काम करती है और उसका समाज पर और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम संसद की बात करें तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार ये देखा जाएगा कि संसद कानून कैसे बनाती है और संसद के जो कानून होते हैं वो समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव डालते हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है संरचना कार्यात्मक दृष्टिकोण के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण में राजनीति को एक सिस्टम की तरह देखा जाता है, जिसमें लोग क्या डिमांड करते हैं और सरकार नीति बनाकर उसका क्या जवाब देती है। इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, इस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक आधार पर अध्ययन, इसके बाद हम बात करेंगे संरचना एवं कार्यात्मक दृष्टिकोण के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे विश्लेषणात्मक और व्यापक दृष्टिकोण के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय और तुलनात्मक दृष्टिकोण के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक आधार पर दृष्टिकोण के बारे में। तो ये जो दृष्टिकोण है ये मानता है कि राजनीति सिर्फ नेताओं, सरकार या संविधान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों की सोच, व्यवहार, संस्कृति, धर्म, जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति और सामाजिक आदतों से जुड़ी होती है। इसीलिए राजनीति को समझने के लिए सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि समाज और लोगों के व्यवहार को भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संरचना एवं कार्यात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में राजनीति को समझने के लिए ये देखा जाता है कि कोई संस्था कैसे काम करती है और उसका समाज पर और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर हम संसद की बात करें तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर ये देखा जाएगा कि संसद जो कानून बनाती है उसका समाज पर और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक और व्यापक दृष्टिकोण के बारे में। इस दृष्टिकोण में राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसमें सबसे पहले परिकल्पना यानी कि अनुमान लगाया जाता है, जैसे क्या लोकतंत्र में आर्थिक विकास तेज होता है। फिर विभिन्न देशों से इससे संबंधित आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। फिर उन देशों का तुलनात्मक अध्ययन करके ये पता लगाया जाता है कि जो परिकल्पना है यानी कि जो अनुमान है वो सही है या गलत है। लास्ट पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय और तुलनात्मक दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण ये कहता है कि अगर हमें राजनीति को सही तरीके से समझना है तो हमें एक देश की राजनीति को दूसरे देश की राजनीति के साथ जोड़कर देखना चाहिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करना जरूरी है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो भारत और अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना करें तो हम ये देखेंगे कि दोनों में
चुनावी प्रणाली, सरकार बनने का तरीका और नागरिक अधिकार कैसे अलग हैं। इस पर स्टडी करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन सी जो सिस्टम है, कौन सा जो प्रणाली है वो बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक के यूनिट सेकंड को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अभी तक आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिट सेकंड, जिसका नाम है राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण, तो इसके अंदर हमें बेसिकली दो टॉपिक्स को पढ़ना है। पहला टॉपिक है संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली और दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है संघीय और एकात्मक प्रणाली के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अभी तक इस यूनिट से आपके एग्जाम में किस किस टाइप से अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली हमें संघवाद के बारे में बताना है कि संघवाद शासन व्यवस्था क्या होती है, इसकी क्या खूबियाँ हैं, इसकी क्या विशेषताएं और भारत को एक सच्चा संघ क्यों नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं संघवाद क्या होता है। संघवाद यानी फेडरलिज्म एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सत्ता को दो या दो से ज़्यादा सरकारों के बीच बांट दिया जाता है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से काम करती है। मतलब ना तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के काम में दखल दे सकती है और न ही राज्य सरकार केंद्र सरकार के काम में दखल दे सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में, यानी इस सिस्टम की क्या खास बातें हैं। तो इसकी पहली विशेषता है द्विशासन प्रणाली, दूसरी विशेषता है शक्तियों का बंटवारा, तीसरी विशेषता है लिखित संविधान, चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, पांचवी विशेषता है राज्यों की स्वायत्तता, छठी विशेषता है दोहरी नागरिकता, सातवीं विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका, आठवीं विशेषता है लचीलापन और अनुकूलता और आखिरी विशेषता है अंतर सरकारी संबंध। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं द्विशासन प्रणाली के बारे में। तो संघीय शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं और वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा, मतलब ताकत को बांटना ताकि कोई सरकार बहुत ताकतवर ना बन जाए। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता संतुलन को बनाए रखने के लिए सत्ता को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, ताकि केंद्र सत्ता का दुरुपयोग ना कर सके। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में रक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, मुद्रा और संचार जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। वहीं अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई और वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। और वहीं अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ जैसे विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसकी अगली विशेषता है लिखित संविधान। संघीय शासन व्यवस्था एक लिखित संविधान पर आधारित व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन होता है। मतलब हर चीज़ संविधान में साफ साफ लिखी होती है, किसके पास कौन कौन से अधिकार होंगे, कौन क्या करेगा, इन सभी के बारे में ऑलरेडी संविधान में लिखा होता है और उन्हीं का पालन करना होता है। इसकी अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है। सभी राज्य और केंद्र सरकारें संविधान के अधीन ही कार्य करती है। कोई भी कानून संविधान के विरोध में नहीं बनाया जा सकता। मतलब कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, संविधान से ऊपर नहीं है। सबको संविधान को ही मानना पड़ेगा, सभी को संविधान के तहत ही काम करना होता है। इसकी अगली विशेषता है राज्यों की स्वायत्तता। संघीय शासन व्यवस्था में राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने, योजनाएं चलाने और संसाधनों का प्रबंधन करने जैसी स्वतंत्रता होती है। मतलब हर राज्य को अपने क्षेत्र में कानून बनाने, योजनाएं चलाने और संसाधनों को मैनेज करने की आज़ादी होती है। इसकी अगली विशेषता है दोहरी नागरिकता। कई संघीय देशों में नागरिकों को केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता प्राप्त होती है, जिसका अर्थ है कि नागरिकों को केंद्र और राज्य
दोनों सरकारों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुरक्षा का लाभ मिलेगा। हालांकि भारत ने एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। इसका अर्थ है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिक माना जाएगा और सभी को समान अधिकार, अवसर और जिम्मेदारियां मिलेंगी, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में हो। इसका मतलब है कुछ देशों में लोग दो सरकारों की नागरिकता रखते हैं, जैसे अमेरिका में एक स्टेट यानी राज्य की नागरिकता और एक नेशनल यानी राष्ट्र की नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप तमिलनाडु में रहो या पंजाब में, आप सिर्फ एक भारतीय हो। इसकी अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो संविधान की व्याख्या करती है, सरकारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाती है और लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने का काम करती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालतें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले झगड़े को सुलझाती है और संविधान की रक्षा करती है। इसकी अगली विशेषता है लचीलापन और अनुकूलता। संघीय शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है लचीलापन और अनुकूलता। इसका अर्थ है कि संघीय शासन व्यवस्था में परिस्थितियों के अनुसार शक्तियों के वितरण को बदला जा सकता है। मतलब ज़रूरत पड़ने पर केंद्र और राज्य के अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है। इसकी अगली विशेषता है अंतर सरकारी संबंध। संघवाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देता है। नीति आयोग, जीएसटी परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद जैसी संस्थाओं के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारें अनेक योजनाओं और नीतियों को लागू करती है। मतलब जीएसटी परिषद, नीति आयोग जैसी संस्थाएं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कॉरपोरेशन बढ़ाने का काम करती है, यानी तालमेल बढ़ाने का काम करती है। अब हम बात करते हैं भारत को सच्चा संघ क्यों नहीं माना जाता। तो देखिए, भारत में भले ही संघीय विशेषताएं हैं, लेकिन कई बार केंद्र सरकार को इतनी ज़्यादा शक्ति मिल जाती है कि राज्य सरकारें उसके अधीन जैसी लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत एक संघवाद राज्य है, लेकिन पूरी तरह संघ नहीं है। चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो दोस्तों, संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो देश में सत्ता को बांटकर केंद्र और राज्य दोनों को मजबूत बनाती है। भारत ने ऐसा संघीय मॉडल अपनाया है जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे और राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार दें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि संघवाद क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके मेन पॉइंट्स यानी जो हेड पॉइंट्स होते हैं उन्हें लिखकर ज़रूर बताना, जिससे कि वीडियो के एंड तक आपको क्वेश्चन आंसर के सारे मेन पॉइंट्स याद हो जाएंगे और अंदर की डेफिनेशन को आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। टीचर भी जो आपकी कॉपी चेक करता है वो मेन पॉइंट्स को ही चेक करता है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले अपने ही कमेंट को ज़रूर देख कर जाना, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आप वीडियो को एग्ज़ाम से कितने दिन पहले देख रहे हैं। तो चलिए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इस यूनिट से जो सेकंड टाइप का आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली पर पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि आप चेक कर पाओगे, कुछ इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें हम समझेंगे कि इन दोनों सिस्टम में क्या फ़र्क होता है और उनकी क्या खूबियाँ हैं और आखिर में कौन सी व्यवस्था ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका के प्रकार के बारे में। तो संसदीय प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। वहीं अगर हम राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति प्रणाली में एकल कार्यपालिका होती है और राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। अब हम बात करते हैं राज्य और सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो संसदीय व्यवस्था में राज्य का जो प्रमुख होता है और जो सरकार का प्रमुख होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। जो देश का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है और जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वहीं राष्ट्रपति प्रणाली में एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। अब हम बात करते हैं संसद के प्रति जवाबदेही के बारे में कि संसद के प्रति कौन जवाबदेही होता है। तो सरकार संसद के प्रति जवाबदेही होती है और वहीं राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार संसद के प्रति जवाबदेही नहीं होती। अब हम बात करते हैं सरकार गिराने का खतरा किस में ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली के बारे में। तो अगर संसद अविश्वास प्रस्ताव पास करे तो सरकार गिर जाती है,
इसीलिए संसदीय व्यवस्था में कभी कभी अस्थिरता होती है। वही अगर हम बात करें राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में, तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार तय सीमा तक बनी रहती है, इसीलिए सरकार स्थिर रहती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि संसद को कौन भंग कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली के बारे में। तो प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पे संसद को भंग कर सकता है, लेकिन अगर हम राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं इन दोनों ही सिस्टम के अंदर प्रधानमंत्री की क्या स्थिति होती है। तो संसदीय प्रणाली के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति प्रणाली में प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं होता और जो राष्ट्रपति होता है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल के बारे में। तो संसदीय प्रणाली में विधायिका मंत्रियों पर सीधे सवाल जवाब, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वही दूसरी तरफ राष्ट्रपति प्रणाली में विधायिका के पास ऐसा कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। तो चलिए अब हम बात करते हैं किन किन देशों ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है और किन देशों ने राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया जैसे देशों ने राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया है। तो चलिए बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में कि कौन सी जो व्यवस्था होती है वो बेस्ट होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही प्रणालियों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। संसदीय प्रणाली में सरकार जनता और संसद के प्रति जवाबदेही होती है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में स्थिरता और स्पष्ट नेतृत्व मिलता है। हर देश अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सिस्टम को चुनता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए हम बात करते हैं इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो बनता है आपका अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री है उनके पावर्स की तुलना करने के लिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस यूनिट से और किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाओगे कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली हमें अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना है, यानी दोनों में क्या फ़र्क है, कौन कितना ताकतवर है, कौन किसके प्रति जवाबदेही है, सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति डायरेक्ट चुनाव से नहीं होती। जब संसदीय चुनाव होते हैं तो जो दल बहुमत प्राप्त करता है उस दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। संसद में बहुमत दल के नेता को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में ब्रिटिश सम्राट यानी जो राजा रानी होते हैं उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा ही होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की नियुक्ति जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से की जाती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति पूरी तरह से लोकतांत्रिक होती है। तो आइए अब हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पावर एंड फंक्शंस और अमेरिकी राष्ट्रपति के पावर एंड फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार के निर्णयों और नीतियों का संचालन करता है। अब हम बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अमेरिकी राष्ट्रपति सरकार का एकमात्र प्रमुख होता है, यानी कि सरकार का मुखिया होता है और वो न केवल सरकार का प्रमुख होता है बल्कि वो राष्ट्र का भी प्रमुख होता है। अब हम बात करते हैं मिलिट्री पावर के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। प्रधानमंत्री के पास कोई सैन्य शक्ति नहीं होती और सेना का नियंत्रण संसद के द्वारा होता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के पास किसी भी कानून को संसद में पास कराने की एक बहुत बड़ी पावर होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत प्राप्त होता है, लेकिन पीएम के पास कानून को निरस्त करने का अधिकार नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो कर निरस्त कर सकता है, परंतु कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो चलिए हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री के पास ना तो न्यायाधीशों को नियुक्त करने की पावर होती है, ना तो उसका अधिकार होता है, और ना ही क्षमादान का अधिकार होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमेरिका में राष्ट्रपति के पास न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास क्षमादान का भी अधिकार होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री के पास भी मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार होता है, और ये जो मंत्री होते हैं ये आमतौर पर संसद के सदस्य ही होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति के पास मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार होता है, लेकिन ये जो मंत्री होते हैं ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कि कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री संसद के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होता है। अगर प्रधानमंत्री को संसद का बहुमत समर्थन नहीं मिलता तो उसे पद से हटाया भी जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, वो स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ कि आखिर दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। तो दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही अपने अपने सिस्टम के अनुसार पावरफुल होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री जनता को नहीं संसद को जवाबदेह होता है, जबकि जो राष्ट्रपति होता है वो सीधे जनता के प्रति जवाबदेही होता है और ज़्यादा स्वतंत्र भी होता है। राष्ट्रपति को हटाना मुश्किल होता है, पर प्रधानमंत्री कभी भी विश्वास मत हार कर पद से हट सकता है। इस वीडियो में हम इस बुक के यूनिट 3 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे अभी तक आपके एग्जाम में यूनिट 3 से किस किस टाइप से अलग अलग लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिट 3 है जिसका नाम है इलेक्टोरल सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनावी पद्धति यानी इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में। खासकर दो मुख्य चुनावी प्रणालियों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें जो पहली चुनावी पद्धति है वो है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, यानी जो सबसे आगे वहीं जीते, और जो दूसरी प्रणाली है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो आइए एक एक करके इन दोनों को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी तक आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाओगे अभी तक आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता क्या है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एक साधारण बहुमत आधारित चुनावी प्रणाली है जिसमें देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर क्षेत्र से एक उम्मीदवार चुना जाता है, लोग वोट देते हैं और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो ही जीतता है, चाहे उसे कुल वोटों का 50% मिले या ना मिले। ये सिस्टम एक दौड़ की तरह है, जो सबसे पहले रेखा पार करेगा वहीं जीतेगा, इसीलिए इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 3 कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट ए को 40% वोट मिलते हैं, कैंडिडेट बी को 35% वोट मिलते हैं और कैंडिडेट सी को 25% वोट मिलते हैं। तो यहाँ जो कैंडिडेट ए है उसे सबसे ज़्यादा वोट मिले 40%, इसीलिए वही विनर होगा, भले ही उसे 50% से भी कम वोट क्यों ना मिले हो। यही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मेन प्रिंसिपल है। इसके अलावा भारत में ये प्रणाली लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव और कुछ स्थानीय चुनाव में अपनाई जाती है और यह कई लोकतांत्रिक देशों जैसे ब्रिटेन और कनाडा आदि में प्रचलित है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के फीचर्स के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में। तो इसकी विशेषता के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीधी प्रतियोगिता। इसकी दूसरी विशेषता है सरल और समझने में आसान। तीसरी विशेषता है तेज और स्पष्ट परिणाम। चौथी विशेषता है प्रतिनिधियों की जवाबदेही और इसकी आखिरी 5वीं विशेषता है स्थानीय प्रतिनिधित्व। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीधी प्रतियोगिता के बारे में। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में हर एक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक ही उम्मीदवार चुना जाता है, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विनर होता है, चाहे उसे 50% से भी कम वोट क्यों ना मिले हों। इसकी दूसरी विशेषता है सरल और समझने में आसान। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सीधी और स्पष्ट प्रणाली है जिसमें मतदाताओं को केवल एक उम्मीदवार को वोट देना होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में गणना करना और भी आसान होता है और इसे कम शिक्षित और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता भी आसानी से समझ सकते हैं। मतलब वोट देना और गिनती करना दोनों ही आसान होता है इसमें। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी विशेषता के बारे में, जो कि है तेज और स्पष्ट परिणाम। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में गणना करने की जो प्रक्रिया है वो सरल और आसान होती है।
जिसकी वजह से जो चुनाव के परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, वो जल्दी आते हैं और सरकार बनने में भी कम समय लगता है। इसका मतलब है वोटिंग के बाद तुरंत रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि इसमें वोट देना भी आसान है और गिनती करना भी आसान है। इसकी चौथी विशेषता है प्रतिनिधियों की जवाबदेही। चुने गए प्रतिनिधि सीधे अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही होते हैं। मतलब हर क्षेत्र से एक नेता आता है जो अपने क्षेत्र की आवाज़ बनता है और जनता सीधे अपने नेता से सवाल पूछ सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी पांचवी और आखिरी विशेषता के बारे में, जो कि है स्थानीय प्रतिनिधित्व। तो इसमें हर एक निर्वाचन क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि उस क्षेत्र के मुद्दों को संसद या विधानसभा में उठाता है, जो कि सीधे तौर पर संसद या विधानसभा में स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो जीतेगा वो अपने क्षेत्र की आवाज़ को संसद तक पहुंचाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पीआर सिस्टम यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में, जिसे हिंदी में आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक चुनावी प्रणाली है जिसमें जिस पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उससे उसी अनुपात में संसद में सीटें मिलती हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर किसी पार्टी को पूरे देश में 40% वोट मिले तो उसे संसद में भी 40% सीटें मिलेंगी। यही पीआर है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसीलिए ये प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से अलग होती है। इसके अलावा आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम को राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की विशेषताओं के बारे में, यानी इसकी क्या खासियत है। जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टी सूची प्रणाली के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे गठबंधन सरकार के निर्माण के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके मेन पॉइंट्स यानी हेड पॉइंट्स को लिखकर जरूर बताना, जिससे कि वीडियो के एंड तक आपको क्वेश्चन आंसर के सारे मेन पॉइंट्स याद हो जाएंगे और एग्जाम में अंदर की डेफिनेशन को आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। टीचर भी कॉपी को चेक करते समय मेन पॉइंट्स ही चेक करते हैं, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे पहले आप अपने ही कमेंट को ज़रूर देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टी सूची प्रणाली के बारे में। तो इस सिस्टम में लोग उम्मीदवारों की बजाय पार्टी को वोट देते हैं। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों की एक सूची बनाती है, फिर जितने भी वोट उस पार्टी को मिलते हैं उसी अनुपात में पार्टी को संसद में सीटें मिलती हैं, और फिर वो पार्टी सूची के हिसाब से संसद में अपने उम्मीदवारों को भेजती है। उदाहरण के लिए अगर किसी पार्टी को 30% वोट मिले और कुल 100 सीटें हैं तो उस पार्टी को 30 सीट मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। तो पीआर यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में आमतौर पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जहां एक निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार चुने जाते हैं। मतलब एक क्षेत्र से एक ही नहीं बल्कि कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं गठबंधन सरकार के बारे में। तो पीआर यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली में हर पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उससे उसी अनुपात में संसद में सीटें मिलती हैं। इसीलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में गठबंधन सरकारें बनने की संभावना ज़्यादा होती है। मतलब गठबंधन सरकार बनती है क्योंकि कोई भी पार्टी अकेले बहुमत नहीं ला पाती और छोटी छोटी पार्टियों को भी बराबर मौका मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंस के बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में। तो इसका पहला बेनिफिट है स्थानीय प्रतिनिधित्व, दूसरा बेनिफिट है बर्बाद वोटों में कमी, तीसरा बेनिफिट है इसका गठबंधन सरकार, चौथा बेनिफिट है मतदाताओं के पास अब अधिक विकल्प होंगे, पांचवा बेनिफिट है आम सहमति और समझौतों को बढ़ावा मिलता है। तो आइए एक एक करके इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय प्रतिनिधित्व के बारे में। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, इसमें जिस पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उससे उसी रेशो में संसद में सीटें मिलती है। इससे छोटे छोटे दलों को भी संसद या विधानसभा में जगह मिल जाती है, जो कि लोगों की आवाज़ और स्थानीय मुद्दों को संसद में पहुंचाती है। मतलब हर वोट की अहमियत होती है, कोई भी वोट बर्बाद नहीं जाता। इसका दूसरा बेनिफिट है बर्बाद वोटों में कमी। जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में सिर्फ जीतने वाली पार्टी को ही सीटें मिलती है, हारने वाली पार्टी के जो वोट होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हर पार्टी को जितने % वोट मिलते हैं उससे उसी अनुपात में विधानसभा या संसद में सीटें मिलती हैं। इस कारण से किसी भी पार्टी के
वोट बेकार नहीं जाते, चाहे वो जीते या ना जीते। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे बेनिफिट के बारे में, जो कि है गठबंधन सरकार। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, इसमें हर पार्टी को जितने भी वोट मिलते हैं उसे उसी अनुपात में संसद में सीटें मिल जाती हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ साथ छोटी और क्षेत्रीय पार्टी भी सीटें जीत लेती है। इससे कोई एक पार्टी अकेले बहुमत नहीं ला पाती और सरकार बनने के लिए पार्टियों को मिलकर चलना पड़ता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि छोटी छोटी पार्टियों को भी मौका मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके चौथे बेनिफिट के बारे में, जो कि है मतदाताओं के पास अधिक विकल्प। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास अब ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। मतलब मतदाताओं के पास अब ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, जिससे कि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार या पार्टी को चुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पांचवें बेनिफिट के बारे में, जो कि है आम सहमति और समझौतों को बढ़ावा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हर पार्टी को जितने भी वोट मिलते हैं उससे उसी अनुपात में संसद में सीटें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ज़्यादातर गठबंधन की सरकार बनती है। और गठबंधन सरकारों में एक तरफा फैसले नहीं लिए जाते हैं, बल्कि सभी की सहमति से ही फैसले लिए जाते हैं, जिससे पार्टी में आपसी सहमति और सहयोग बनता है और नीतियों को भी सभी वर्गों के अनुकूल बनाया जाता है। मतलब गठबंधन सरकारों में फैसले सभी मिलकर लेते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके दोष के बारे में, इसकी कमियों के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपसी असहमति और निर्णय लेने में देरी। इसकी दूसरी कमी है बहुमत बनने में कठिनाई। तीसरी कमी है जटिल प्रक्रिया। तो आइए एक एक करके इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के कंप्लीट प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स में मैंने क्वेश्चन आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और उसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इसकी पहली कमी है आपसी असहमति और निर्णय लेने में देरी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होने की वजह से इसमें मोस्टली जो सरकारें बनती हैं वो गठबंधन की सरकारें बनती है, जिसकी वजह से आपसी सहमति न हो पाने की वजह से जो डिसीजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फैसले लेने में काफ़ी ज़्यादा देरी होती है। इसकी दूसरी कमी है बहुमत बनने में कठिनाई। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हर एक पार्टी को जितने भी वोट मिलते हैं उसे उसी अनुपात में संसद में सीटें मिलती है। इसकी वजह से किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। मतलब इसमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की वजह से सरकार कमज़ोर हो सकती है। इसकी अगली कमी है जटिल प्रक्रिया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में चुनाव की प्रक्रिया जटिल होती है, इसीलिए कई बार लोग वोटों की गिनती और सीटों के आवंटन को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए कई बार लोगों को ये लगने लगता है कि मैंने तो वोट दिया था लेकिन मेरी पार्टी को सीट क्यों नहीं मिली। मतलब मतदाता और कई बार उम्मीदवार भी गिनती और सीटों के आवंटन को नहीं समझ पाते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ कि आखिर इन दोनों सिस्टम में से कौन सा सिस्टम बेस्ट है। तो दोस्तों दोनों ही चुनावी प्रणाली की अपनी अपनी खूबियाँ और कमियाँ हैं। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट जहाँ तेज और सरल है, वहीं दूसरी ओर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सभी वोटों को इक्वल इंपॉर्टेंस देती है। वीडियो में हम इस बुक के यूनिट 4 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिट 4 है जिसका नाम है दलीय प्रणाली यानी पार्टी सिस्टम, जिसके अंदर हमें वन पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, टू पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना है और मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो वन पार्टी सिस्टम के अंदर हमें पढ़ना है कि आखिर वन पार्टी सिस्टम होती क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। ठीक इसी तरीके से टू पार्टी सिस्टम के अंदर भी हमें पढ़ना है कि आखिर टू पार्टी सिस्टम होती क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। ठीक इसी तरीके से मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर भी हम जानेंगे कि आखिर मल्टी पार्टी सिस्टम होती क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वन पार्टी सिस्टम के बारे में, लेकिन इससे पहले चलिए देखते हैं कि वन पार्टी सिस्टम से आपके एग्ज़ाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाओगे ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि वन पार्टी सिस्टम से जो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ हमसे ये जानकारी चाहते हैं कि वन पार्टी सिस्टम होती क्या है, इसकी क्या विशेषता है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। बेसिकली हमें यही एक्सप्लेन करना होता है।
तो चलिए अब हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये वन पार्टी सिस्टम होती क्या है। सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन आप सिर्फ एक ही पार्टी को वोट दे सकते हैं। कोई विरोधी पार्टी नहीं है, कोई बहस नहीं, कोई सवाल उठाने वाला भी नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था को ही हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो एक दलीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें केवल एक ही राजनीतिक दल होता है और वहीं पूरे देश की सत्ता को संभालता है। बाकी किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने या सत्ता में आने की अनुमति नहीं होती। चाइना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन करती है और बाकी किसी भी पार्टी को परमिशन नहीं होती। तो आइए अब हम बात करते हैं वन पार्टी सिस्टम के फीचर्स के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। इसकी पहली विशेषता है केवल एक ही दल अस्तित्व में रहता है। इसकी दूसरी विशेषता है विपक्ष का अभाव रहता है। इसकी अगली विशेषता है चुनाव बस नाम के लिए होते हैं। इसकी चौथी विशेषता है सत्ता पर केंद्रीकरण होता है। इसकी पांचवी विशेषता है देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। इसकी छठी विशेषता है फैसले जल्दी लिए जाते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इसकी पहली विशेषता है केवल एक ही दल अस्तित्व में रहता है। इस व्यवस्था में केवल एक ही पार्टी को मान्यता प्राप्त होती है और वही पार्टी सत्ता में होती है। अन्य पार्टियों को चुनाव लड़ने या कार्य करने की अनुमति नहीं होती। इसकी दूसरी विशेषता है विपक्ष का अभाव रहता है, यानी एक दलीय व्यवस्था में विपक्ष का अभाव रहता है क्योंकि इस व्यवस्था में सिर्फ एक ही पार्टी होती है। इसीलिए कोई भी मजबूत विपक्ष नहीं होता जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सके या उनका विरोध कर सके। मतलब बाकी सभी पार्टियों को या तो बैन कर दिया जाता है या उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसकी तीसरी विशेषता है चुनाव बस नाम के लिए होते हैं। इन देशों में चुनाव हो सकते हैं लेकिन चूँकि एक ही पार्टी होती है इसीलिए जनता के पास चुनाव में कोई असली विकल्प नहीं होता। मतलब इन देशों में चुनाव तो कराए जाते हैं ताकि दिखाया जा सके कि देखो हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। इसकी चौथी विशेषता है सत्ता पर केंद्रीकरण। मतलब सारी शक्ति एक ही पार्टी के हाथों में होती है। इससे कभी कभी तानाशाही जैसी सिचुएशन बन सकती है, यानी जो पार्टी सत्ता में है वही सब डिसीजन लेगी, अब चाहे वो जनता के हित में हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। इसकी पांचवी विशेषता है राजनीतिक स्थिरता। तो एकल दलीय प्रणाली में सिर्फ एक ही पार्टी शासन करती है जिससे बार बार सरकार बदलने या गठबंधन टूटने जैसी समस्याएं नहीं होती और इससे देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है और विकास योजनाओं में रुकावट नहीं आती है। मतलब अगर एक ही पार्टी लगातार शासन में हो तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चीन की हाई स्पीड रेल नेटवर्क। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी और सरकार सेम रही जिसकी वजह से उन्होंने इसे अचीव कर लिया। इसकी छठी विशेषता है निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। एक दलीय शासन प्रणाली में फैसले तेज़ी से लिए जाते हैं क्योंकि एक दलीय शासन प्रणाली में अन्य दल से परामर्श या सहमति लेने की ज़रूरत नहीं होती। इससे नीतियाँ जल्दी बनती हैं और लागू होती हैं। जैसे चीन में फैसले तेज़ी से लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी है। तो आइए अब हम बात करते हैं आखिर वन पार्टी सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। इसका दूसरा फ़ायदा है डिसीज़न जल्दी लिए जाते हैं। इसका तीसरा फ़ायदा है देश में यूनिटी बनी रहती है। इसका चौथा फ़ायदा है चुनाव में कम खर्च होते हैं। इसका पांचवा फ़ायदा है आर्थिक विकास तेज़ी से होता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। जब एक ही पार्टी बार बार सरकार बनाती है तो सरकार बार बार नहीं बदलती। इससे देश में स्थिरता रहती है और कामकाज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसका दूसरा फ़ायदा है डिसीज़न जल्दी लिए जाते हैं। एक दलीय शासन प्रणाली में फैसले तेज़ी से लिए जाते हैं क्योंकि एक दलीय शासन प्रणाली में किसी भी अन्य दल से परामर्श या सहमति लेने की ज़रूरत नहीं होती। इससे नीतियाँ जल्दी बनती हैं और लागू होती हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है देश में यूनिटी बनी रहती है। एक दलीय शासन प्रणाली से देश में एकता बनी रहती है क्योंकि कई बार अलग अलग पार्टियां लोगों को जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर बांट देती है, लेकिन जब सिर्फ एक ही पार्टी होती है तो वह पूरे देश को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करती है जिससे राष्ट्रीय एकता पर बल मिलता है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
जैसे चीन में सिर्फ एक ही पार्टी है, तो वहाँ धर्म या जाति के आधार पर राजनीति नहीं होती। पार्टी की पूरी कोशिश होती है कि वो देश को एकजुट रखे, क्योंकि उनका पूरा फोकस विकास और एकता पर होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत में धर्म के नाम पर राजनीति होती है और हम इस धर्म की राजनीति में ही फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने देश के विकास पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना। तो इसका अगला फ़ायदा है कम चुनावी खर्च। बार बार चुनाव कराने से बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन अगर सिर्फ एक ही पार्टी है तो चुनावी खर्चे कम होते हैं और चुनावी खर्चा भी बचता है। इसका अगला फ़ायदा है आर्थिक विकास तेज़ी से होता है। एक दलीय शासन प्रणाली में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी होती है, दूसरी पार्टी या तो होती ही नहीं या फिर उन्हें सरकार के फैसले में दखल देने की परमिशन नहीं होती। विरोधी पार्टी के अभाव में सरकार बिना रुकावट के काम कर सकती है, जिससे योजनाएं तेज़ी से पूरी होती हैं और देश में आर्थिक विकास तेज़ी से होता है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अगर एक दलीय प्रणाली इतनी अच्छी है देन व्हाई नॉट भारत भी इस सिस्टम को अपना लें, जिससे भारत भी तेज़ी से विकास करेगा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी तरीके से वन पार्टी सिस्टम के कुछ फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी के नुकसान को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि भारत ने वन पार्टी सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया और भारत में इसे क्यों नहीं अपनाया जा सकता, इसका क्या रीज़न है। तो अब हम बात करने वाले हैं वन पार्टी सिस्टम के कमियों के बारे में, इसके दोषों के बारे में। तो इसकी पहली कमी है संस्कृति और सामाजिक विविधता में रुकावट। तो इसकी दूसरी कमी है नियंत्रण और संतुलन की ज़रूरत। इसकी तीसरी कमी है लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास। इसकी चौथी कमी है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इसकी पांचवी कमी है जनता की भागीदारी। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि वन पार्टी सिस्टम के क्या नुकसान हैं। तो पहली कमी है संस्कृति और सामाजिक विविधता। भारत में विभिन्न धर्म, भाषाएं, जातियां और संस्कृतियां हैं। एक दलीय प्रणाली इस विविधता को पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, जबकि बहुदलीय प्रणाली अलग अलग समुदायों को भी अपनी बात रखने का अवसर देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। नेक्स्ट है नियंत्रण और संतुलन की ज़रूरत। लोकतंत्र में प्रेस, न्यायपालिका और नागरिक समाज सरकार पर नज़र रखते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ही पार्टी हो तो इससे देश में तानाशाही जैसी सिचुएशन बन जाती है। इसकी अगली कमी है लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास। एक दलीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों को सीमित करता है, मतलब यहाँ विपक्ष की भूमिका नहीं होती, विचारों की स्वतंत्रता में कमी होती है और मीडिया पर दबाव होता है। इस तरह से लोकतंत्र केवल नाम का रह जाता है, असल में ये एक पार्टी के अधीन ही हो जाते हैं। इसकी अगली कमी है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। भारत में क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन एक दलीय प्रणाली इन सभी क्षेत्रीय आवाज़ों को दबा सकती है। इसकी अगली सबसे बड़ी कमी है जनता की भागीदारी में कमी। बहुदलीय शासन प्रणाली में चुनाव में लोगों के पास विकल्प होते हैं, उन्हें विकल्प मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं। वे सोच समझकर अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय ले सकते हैं, जो कि शासन में जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी को बताता है। लेकिन एक दलीय शासन प्रणाली में जनता के पास कोई विकल्प नहीं होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वन पार्टी सिस्टम क्या होती है, इसके क्या विशेषता हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके मेन पॉइंट्स यानी हेड पॉइंट्स को लिखकर ज़रूर बताना, जिससे कि वीडियो के एंड तक आपको क्वेश्चन आंसर के सारे मेन पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में अंदर की डेफिनेशन अगर आप अपने लैंग्वेज में भी लिखते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देता है। टीचर भी कॉपी को चेक करते समय मेन पॉइंट्स को ही चेक करते हैं। और जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे पहले अपने कमेंट्स को ज़रूर देख के आना, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर टू पार्टी सिस्टम क्या होती है। लेकिन इससे पहले चलिए देखते हैं कि टू पार्टी सिस्टम से आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो जैसा कि आप चेक कर पाओगे, कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में हमें बताना है कि आखिर टू पार्टी सिस्टम होती क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो द्विदलीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं।
और चुनाव में इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच पावर का कंपटीशन होता है। ये सिस्टम कुछ देशों जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में प्रचलित है। आइए अब बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम के फीचर्स के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है केवल दो दलों का प्रभुत्व। इसकी दूसरी विशेषता है अन्य दलों की सीमित भूमिका। इसकी तीसरी विशेषता है चुनाव में स्पष्ट विकल्प। इसकी चौथी विशेषता है सरकार बनने की प्रक्रिया सरल। इसकी पांचवी विशेषता है स्पष्ट जवाबदेही। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है केवल दो दलों का प्रभुत्व। केवल दो ही राजनीतिक दल होते हैं। चुनाव में इन्हीं दोनों दलों के बीच सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। इसकी दूसरी विशेषता है अन्य दलों की सीमित भूमिका। अन्य दल मौजूद तो रहते हैं लेकिन उनका प्रभाव और भूमिका सीमित होती है। इसकी तीसरी विशेषता है चुनाव में स्पष्ट विकल्प। मतदाताओं को दो मुख्य दलों में से किसी एक को चुनना होता है। इससे निर्णय लेना आसान होता है क्योंकि विकल्प सीमित और स्पष्ट होते हैं। इसकी चौथी विशेषता है सरकार बनने की प्रक्रिया सरल होती है। आमतौर पर एक पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेती है जिससे गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी पांचवी विशेषता है स्पष्ट जवाबदेही। जब केवल दो प्रमुख दल होते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में है। इससे जनता सरकार को सीधे तौर पर जवाबदेही ठहरा सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर टू पार्टी सिस्टम के क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या कमियां हैं। तो इसकी पहली कमी है संस्कृति और सामाजिक विविधता। दूसरी कमी है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। तीसरी कमी है ध्रुवीकरण की संभावना। और चौथी कमी है क्षेत्रीय दलों का अभाव। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसकी पहली कमी है संस्कृति और सामाजिक विविधता। तो भारत में विभिन्न धर्म, भाषाएं, जातियां और संस्कृतियां हैं। जो टू पार्टी सिस्टम है वो इस विविधता का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, जबकि जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वो अलग अलग समुदायों को अपनी बात रखने का अवसर देता है। इसकी दूसरी कमी है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। भारत की मल्टी पार्टी सिस्टम में क्षेत्रीय दलों के स्थानीय मुद्दों और समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं और देश के शासन और निर्णय निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन द्विदलीय व्यवस्था में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मुख्य दो बड़े दलों के बीच सीमित रह जाती है, जिससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सीमित हो जाता है। इसकी अगली कमी है ध्रुवीकरण की संभावना। द्विदलीय प्रणाली में केवल दो ही प्रमुख दल होते हैं और राजनीति में दो खेमों में बंटवारा होने की वजह से समाज में ध्रुवीकरण, विभाजन और टकराव जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो आइए हम बात करते हैं कि इससे क्या होता है। तो समाज में ध्रुवीकरण बढ़ जाता है, लोगों में टकराव, नफरत और कड़वाहट आ जाती है और लोकतंत्र एक हेल्दी डिबेट से हटकर टीमबाजी में बदल जाता है। इसकी चौथी कमी है क्षेत्रीय दलों का अभाव। टू पार्टी सिस्टम में केवल दो ही प्रमुख दल होते हैं। शासन एवं राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका नहीं होती। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहो तो वहाँ से आसानी से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि अभी तक आपके एग्जाम में इस टॉपिक से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपको बताना होता है कि आखिर मल्टी पार्टी सिस्टम होती क्या है, इसके क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या कमियाँ हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मल्टी पार्टी सिस्टम होती क्या है। तो बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें दो से ज़्यादा राजनीतिक दल होते हैं और चुनाव में सत्ता प्राप्ति के लिए ये राजनीतिक दल आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कॉम्पिटिशन करते हैं। भारत एक बहुदलीय प्रणाली वाला देश है जिसमें कई राजनीतिक दल होते हैं। तो इनमें कुछ नेशनल पार्टी होती है जैसे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और कुछ रीजनल पार्टीज़ होती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के फीचर्स के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कई राजनीतिक दलों की उपस्थिति होती है। इसकी अगली विशेषता है राजनीतिक विविधता, और इसके बाद इसकी तीसरी विशेषता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इसकी चौथी विशेषता है गठबंधन की राजनीति। इसकी पांचवी विशेषता है विकल्पों की अधिकता। छठी विशेषता है विविध आवाज़ों का प्रतिनिधित्व, और सातवीं विशेषता है विपक्ष की भूमिका। आठवीं विशेषता है लोकतंत्र को मजबूत करता है, और नवीं विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।
तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कई राजनीतिक दलों की उपस्थिति होती है। बहुदलीय शासन प्रणाली में कई राजनीतिक दल होते हैं जो देश की राजनीति में भाग लेते हैं। जैसे भारत में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी कई सारी पार्टियां होती हैं। इसकी अगली विशेषता है राजनीतिक विविधता। बहुदलीय प्रणाली में अलग अलग विचारधाराओं, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई राजनीतिक दल होते हैं। इनमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल शामिल होते हैं। जैसे भारत में जो राष्ट्रीय दल है वो है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और वहीं क्षेत्रीय दल की अगर हम बात करें तो वो है टीएमसी और डीएमके। इसकी अगली विशेषता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। भारत की बहुदलीय व्यवस्था में क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों और समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं और देश के शासन और निर्णय निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसकी चौथी विशेषता है गठबंधन की सरकार। बहुदलीय प्रणाली में कई बार किसी भी राजनीतिक दल को संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन में दो या दो से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं, जिससे बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ साथ छोटी छोटी पार्टियों को भी इम्पोर्टेंस और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसकी पांचवी विशेषता है विकल्पों की अधिकता। बहुदलीय प्रणाली में चुनाव के समय लोगों के सामने कई सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं। बहुदलीय प्रणाली में लोग अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। इसकी छठी विशेषता है विविध आवाज़ों का प्रतिनिधित्व। बहुदलीय प्रणाली में अलग अलग राजनीतिक दल समाज के अलग अलग वर्गों, समुदायों और क्षेत्रों की आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसकी सातवीं विशेषता है विपक्ष की भूमिका। बहुदलीय व्यवस्था में जिन राजनीतिक दलों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और उन पर सवाल उठाते हैं। ये सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकते हैं। इसकी आठवीं विशेषता है लोकतंत्र को मजबूत करता है। बहुदलीय प्रणाली में कई राजनीतिक दल भाग लेते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत बनती है। बहुदलीय प्रणाली में हर समुदाय, चाहे वो दलित हो, आवासीय हो, पिछड़ा वर्ग हो या अल्पसंख्यक हो, सभी को शासन व्यवस्था में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। इसकी अगली विशेषता है जनता के प्रति जवाबदेही। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में जो पार्टीज होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी पार्टियां जनता के सामने जिम्मेदार हैं कि उन्होंने वादे पूरे किए या नहीं, अच्छा काम किया या नहीं। और बहुदलीय व्यवस्था में जनता के पास कई विकल्प होते हैं। अगर एक पार्टी काम नहीं करती तो वो दूसरी पार्टी को वोट दे सकती है। इसीलिए हर पार्टी पे ये दबाव रहता है कि वो लोगों के लिए अच्छा काम करें। तो आइए अब हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की कमियों के बारे में, इसके नुकसान के बारे में। तो इसका पहला नुकसान है सरकारों की अस्थिरता। दूसरा नुकसान है गठबंधन की मजबूरियाँ। तीसरा नुकसान है अधिक चुनाव खर्च। चौथा नुकसान है लोक लुभान नीतियाँ। पांचवा नुकसान है जनता में भ्रम की स्थिति। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इसकी पहली कमी है सरकारों की अस्थिरता। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में कई बार पार्टियों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से गठबंधन की सरकारें बनती है और ये सरकारें अक्सर अस्थिर होती हैं और जल्दी गिर जाती हैं। इसकी अगली कमी है गठबंधन की मजबूरियाँ। गठबंधन में शामिल दलों के अलग अलग हित होते हैं, जिससे निर्णय लेने में बाधा आती है। नीतिगत निर्णयों में समझौता करना पड़ता है। इसकी अगली कमी है अधिक चुनाव खर्च। कई दलों के होने से चुनाव प्रक्रिया जटिल और खर्चीली हो जाती है। सरकार का समय और संसाधन अधिक खर्च होता है। इसकी अगली कमी है लोक लुभान नीतियाँ। अलग अलग दल वोट पाने के लिए लोक लुभान वादे करते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होते हैं। लोक लुभान नीतियाँ वो वादे होते हैं जो पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जनता को लुभाने के लिए करते हैं। ये ज़्यादातर वादे खाली होते हैं और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो काफ़ी सारी पार्टीज़ होती है जो कि ये वादा करती है कि हर नागरिक को स्मार्टफोन मिलेगा और जितने भी जो बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, शराब पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, और ऐसे कई सारे वादे किए जाते हैं। और इनमें से ये जितने भी वादे किए जाते हैं ये चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं, जबकि चुनाव जीतने के बाद इन्हें इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता। इसकी अगली कमी है जनता में भ्रम की स्थिति। अधिक विकल्प होने से आम जनता कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है कि किसे चुना जाए, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई होती है। तो ये सभी मल्टी पार्टी सिस्टम की कमियां थी। तो यूनिट 5 है जिसका नाम है समाज में शक्ति संरचनाएं, यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर इन सोसाइटी। इसमें हमें पढ़ना है शक्ति अभिजात वर्ग के बारे में, जिसे पावर एलिट भी कहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम पहले देखते हैं कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट से।
तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि जो पावर एलीट होते हैं, यानी जो शक्ति अभिजात वर्ग होते हैं, वो कौन होते हैं, उनसे आप क्या समझते हैं, उनके सिद्धांत के बारे में बताइए, उनकी विशेषताओं के बारे में बताइए और उससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। या फिर आपसे पूछा जाता है कि सत्ता अभिजात वर्ग पर एक निबंध लिखिए। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ और समझते हैं कि आखिर ये पावर एलीट सिद्धांत है क्या। आपको क्या लगता है, भारत में फैसले कौन लेता है, जनता, संसद या फिर वोट देने के बाद असली खेल कहीं और ही होता है? असलियत यह है कि लोकतंत्र के पर्दे के पीछे कुछ पावरफुल लोग मिलकर देश की नीतियाँ, कानून और दिशा तय करते हैं। इन्हें ही कहा जाता है पावर एलीट, यानी शक्ति अभिजात वर्ग। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पावर एलीट में अमीर व्यापारी, राजनेता, ऊंचे पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी, मीडिया के प्रभावशाली लोग और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं और ये आम जनता से अलग होते हैं और ये मिलकर देश में शासन, नीतियाँ और कानून बनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पावर एलीट सिद्धांत के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा, राजनीतिक विज्ञान में पावर एलीट सिद्धांत, जिसे एलीट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ये सिद्धांत कहता है कि समाज में असली शक्ति कुछ गिने चुने प्रभावशाली लोगों के हाथ में ही होती है और पावर एलीट में अमीर व्यापारी, राजनेता, ऊंचे पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी, मीडिया के प्रभावशाली लोग और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं। ये लोग आम जनता से अलग होते हैं। ये लोग ही मिलकर देश में शासन, नीतियाँ और कानून को तय करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि भारत में पावर एलीट कैसे काम करता है। मतलब हम बात करेंगे भारत में पावर एलीट सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इसकी पहली विशेषता है अभिजात वर्ग का वर्चस्व। इसकी दूसरी विशेषता है नीति निर्माण में हस्तक्षेप। इसकी तीसरी विशेषता है संसाधनों तक विशेष पहुंच। इसकी चौथी विशेषता है आपसी नेटवर्किंग। इसकी पांचवी विशेषता है मीडिया पर नियंत्रण। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी पहली विशेषता के बारे में, जो कि है अभिजात वर्ग का वर्चस्व। भारत में अभिजात वर्ग का वर्चस्व अधिक है क्योंकि असली शक्ति इन्हीं गिने चुने प्रभावशाली लोगों के हाथ में होती है, जैसे अमीर व्यापारी, राजनेता, ऊंचे पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी, मीडिया के प्रभावशाली लोग और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग। ये सभी मिलकर देश में शासन, नीतियाँ और कानून को तय करते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है नीति निर्माण में हस्तक्षेप। ये लोग अपनी पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करके नीतियों के निर्माण, कानूनी प्रक्रियाओं और शासन एजेंडा को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है संसाधनों तक विशेष पहुंच। इन लोगों के पास पैसा, मीडिया, संपर्क और सत्ता तक सीधी पहुंच होती है, जिससे वे अपनी ताकत को बनाए रखते हैं। इसकी चौथी विशेषता है आपसी नेटवर्किंग। पावर एलीट यानी समाज के सबसे ताकतवर लोग, ये सब एक दूसरे से एक नेटवर्क की तरह जुड़े होते हैं। इसकी पांचवी विशेषता है मीडिया पर नियंत्रण। पावर एलीट अपनी पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करके मीडिया को भी इफ़ेक्ट करते हैं। ये मीडिया को अपने पक्ष में कर सकते हैं, जिससे ये लोगों के ओपिनियन को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई बड़ा व्यापारी एक प्रोजेक्ट शुरू करता है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, लेकिन वो मीडिया के जरिए इसे देश की प्रगति के रूप में पेश करवा देता है। जिससे होगा क्या, लोग उसका विरोध करने की बजाय उसे समर्थन देने लगेंगे, क्योंकि मीडिया ने तो वैसे ही माहौल बना दिया है। तो आइए अब हम बात करते हैं भारत में पावर एलीट सिद्धांत के क्या फ़ायदे हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है प्रभावी नियंत्रण प्रक्रिया। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है तेज फैसले लिए जा सकते हैं और इसका तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है दुनिया में भारत की एक अच्छी छवि बनी रहती है। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है प्रभावी नियंत्रण प्रक्रिया। पावर एलीट में जो लोग होते हैं वो अक्सर एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए ये देश के लिए बेहतर पॉलिसीज़ बना सकते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा है तेज़ फैसले लिए जा सकते हैं। पावर एलीट में सीमित लोग ही शामिल होते हैं, लिमिटेड लोग होते हैं जो देश के लिए प्रमुख फैसले लेते हैं। कम और समझदार लोगों के साथ फैसले बिना किसी बहस के और जल्दी लिए जा सकते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है दुनिया में भारत की एक अच्छी छवि बनती है। भारत के ये पावर एलीट लोग जैसे बड़े ऑफिसर्स या बिजनेसमैन्स
ये सभी इंटरनेशनल लेवल पर जैसे G20 या यूएनओ में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वजह से दुनिया भर में भारत की एक अच्छी छवि बनती है। तो आइए हम बात करते हैं भारत में पावर एलीट से क्या नुकसान है या इसकी क्या कमियां हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी पहली कमी है जनता की भागीदारी कम हो जाती है। इसका दूसरा नुकसान है समानता की कमी। इसका तीसरा नुकसान है भ्रष्टाचार और भाई भतीजा का खतरा। इसका चौथा नुकसान है आलोचना और सवालों को दबा देना। और इसका पांचवा नुकसान है लोकतंत्र कमज़ोर पड़ जाता है। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसकी पहली कमी है जनता की भागीदारी कम हो जाती है। तो जब सिर्फ कुछ ताकतवर लोग ही फैसले लेने लगते हैं तो आम लोगों की आवाज़ और भागीदारी कम पड़ने लगती है और आम लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। मतलब आम लोगों की आवाज़ और भागीदारी कमज़ोर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से जितनी भी जो पॉलिसीज़ बनती है वो ज़्यादातर अमीर और प्रभावशाली लोगों के हितों में ही बनने लगती है। इसकी दूसरी कमी है समानता की कमी। तो पावर एलीट में कुछ लिमिटेड लोग होते हैं, जैसे ऊंचे तबके के लोग, जितने भी जो अमीर बिजनेसमैन होते हैं या फिर जितने भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जितने भी जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर मीडिया के जो लोग होते हैं उनको ही इसमें शामिल किया जाता है। ये सभी इनमें शामिल होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से पूरे समाज में सभी लोगों को बराबरी का हिस्सा नहीं मिल पाता। इसकी अगली कमी है भ्रष्टाचार और भाई भतीजा खतरा। ये पावर एलीट एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी कर सकते हैं, कानून को तोड़ सकते हैं या फिर कानून को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ अपनों को ही आगे बढ़ाओ ये वाला माहौल बन जाता है। इसका अगला नुकसान है आलोचना और सवालों को दबा देना। जितने भी पावर एलीट होते हैं वो अपनी पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करके जो मीडिया होती है उसे अपनी ओर मोड़ सकते हैं और जो उनके खिलाफ आवाज़ उठती है उसे दबा सकते हैं। इसकी अगली कमी है लोकतंत्र कमज़ोर पड़ जाता है। लोकतंत्र का मतलब होता है सब बराबर और सबकी भागीदारी, लेकिन जब एक छोटा समूह सारे फैसले करता है तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। जो असली पावर होती है वो इन्हीं गिने चुने लोगों के पास होती है और यही लोग राज करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूज़न की तरफ। तो भारत में पावर एलीट सिद्धांत ये दिखाता है कि लोकतंत्र के बावजूद जो असली पावर है वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में ही होती है। इससे काम जल्दी तो होता है लेकिन आम लोगों की जो भागीदारी होती है वो कम हो जाती है और जो लोकतंत्र होता है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। तो आइए अब हम बात करते हैं यूनिट 6 की, जिसका नाम है शासन प्रणालियों की तुलना, जिसमें हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, अधिनायकवादी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, कल्याणकारी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जनप्रियतावादी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और सुरक्षा आधारित शासन के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चलिए हम देखते हैं कि इस यूनिट से आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका इस यूनिट से वो बनता है कल्याणकारी प्रणाली पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वो है राजनैतिक विज्ञान की कल्याणकारी प्रणाली की मूल विशेषताओं गुण 200 सहित चर्चा कीजिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें एक्सप्लेन करना है कि कल्याणकारी प्रणाली क्या होती है, इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। इन सभी चीज़ों को हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। इसके आंसर को स्टार्ट करने से पहले इमेजिन कीजिए एक ऐसी सरकार जो आपको फ्री में इलाज देती है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती है, बुजुर्गों को पेंशन देती है और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी देती है। सवाल ये आता है क्या ऐसा मुमकिन है, और अगर है तो इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये कल्याणकारी प्रणाली क्या होती है। तो कल्याणकारी व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी सहायता देना होता है। इसमें सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास और आर्थिक मदद जैसी सुविधाएं प्रदान करती है ताकि समाज में बराबरी और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिले। तो चलिए अब हम बात करते हैं कल्याणकारी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं के बारे में, यानी इस सिस्टम की क्या खास बात है। तो इसकी पहली विशेषता है सामाजिक सुरक्षा का जाल। इसकी दूसरी विशेषता है सार्वभौमिक या लक्षित योजनाएं। इसकी तीसरी विशेषता है सरकार की जिम्मेदारी। इसकी चौथी विशेषता है सामाजिक सेवाएं और इसकी पांचवी विशेषता है सामाजिक न्याय और समानता। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है सामाजिक सुरक्षा का जाल। तो कल्याणकारी प्रणाली एक सामाजिक सुरक्षा के जाल के रूप में काम करती है। इसका मतलब है कि सरकार गरीब, बेरोजगार, वृद्ध, विकलांग बच्चे,
ज़रूरतमंदों और अन्य कमज़ोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक मदद देती है। इसी को कहते हैं सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा। इसकी अगली विशेषता है सार्वभौमिक या लक्षित योजनाएं। कुछ योजनाएं सभी के लिए होती है, जैसे सार्वजनिक शिक्षा, जबकि कुछ योजनाएं खास ज़रूरतमंदों के लिए होती हैं, जैसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए राशन योजना। इसकी तीसरी विशेषता है सरकार की जिम्मेदारी। तो कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है और इन योजनाओं का खर्च टैक्स से आता है। इसकी चौथी विशेषता है सामाजिक सेवाएं। सरकारी सेवाओं में कई सेवाएं शामिल की जाती हैं, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, मुफ्त किताबें, विधवा पेंशन, मुफ्त राशन, बेरोजगारी भत्ता आदि। इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है सामाजिक सेवाओं के अंदर। इसकी अगली विशेषता है सामाजिक न्याय और समानता। इसका उद्देश्य समाज में समान अवसर देना और असमानता को कम करना होता है, जिससे हर वर्ग के लोगों को बराबरी का दर्जा मिले। यानी इस सिस्टम का सपना है कि कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कल्याणकारी प्रणाली के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है गरीबी कम होती है। इसका दूसरा फ़ायदा है सामाजिक सुरक्षा मिलती है। इसकी तीसरी विशेषता है स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। इसका चौथा फ़ायदा है शिक्षा और कौशल विकास और इसका पांचवा फ़ायदा है सामाजिक एकता। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहले लाभ के बारे में, इसके पहले फ़ायदे के बारे में, जो कि गरीबी कम होती है। तो सरकार की आर्थिक मदद, मुफ्त राशन, पेंशन जैसी योजनाएं गरीबी को कम करती है और गरीब लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। इससे गरीबी धीरे धीरे कम होती है। आसान भाषा में कहें तो ये है कि जब सरकार गरीबों की मदद करती है तो गरीबी में गिरावट आती है। इसका अगला फ़ायदा है सामाजिक सुरक्षा मिलती है। ये सिस्टम लोगों को बेरोजगारी, बीमारी, बुजुर्गावस्था या किसी संकट के समय में आर्थिक सहायता देता है। मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ भी हो जाए सरकार हमारे साथ है। इसका तीसरा फ़ायदा है स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है और इलाज करा सकता है। इसका चौथा फ़ायदा है शिक्षा और कौशल विकास। स्कॉलरशिप और स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करते हैं, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसका अगला फ़ायदा है सामाजिक एकता। जब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सोसाइटी में भेदभाव कम होने लगता है, जिससे सभी वर्गों में आपसी सहयोग और सम्मान बढ़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब सबको बराबरी का मौका मिलता है तो अमीर गरीब के बीच का जो गैप होता है वो कम होने लगता है। तो आइए हम बात करते हैं कल्याणकारी प्रणाली के क्या दोष हैं, क्या कमियां हैं। तो इसकी पहली कमी है ज़्यादा खर्च। इसकी दूसरी कमी है आलस्य और निर्भरता बढ़ सकती है। इसकी तीसरी कमी है भ्रष्टाचार। इसकी चौथी कमी है नौकरशाही और जटिल प्रक्रिया। इसकी पांचवी कमी है योजनाओं में स्थिरता की कमी। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसकी पहली कमी है ज़्यादा खर्च। तो सरकार को इन सभी योजनाओं के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता जाता है। इसकी दूसरी कमी है आलस्य और निर्भरता बढ़ सकती है। अगर किसी को लगातार मुफ्त में मदद मिलती है तो वो आलसी और मेहनत करने की बजाय सरकारी सहायता पर निर्भर होने लगता है। तो इसकी अगली कमी है करप्शन। तो सरकारी सिस्टम में करप्शन होने की वजह से ज़रूरतमंदों तक जो सरकारी सहायता है वो नहीं पहुंच पाती। इसकी अगली कमी है नौकरशाही और जटिल प्रक्रिया। सरकारी योजनाओं के लिए अक्सर लंबी प्रक्रिया, कई दस्तावेज और अफसरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक समय पर मदद नहीं पहुंच पाती। इसकी अगली कमी है योजनाओं में स्थिरता की कमी। कई बार पुरानी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को या तो बंद कर दिया जाता है या पूरी तरह बदल दिया जाता है। इससे योजनाओं में स्थिरता की कमी होती है। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कल्याणकारी प्रणाली लोगों को मदद देकर उनका जीवन बेहतर बनाती है, लेकिन इससे सही तरीके से चलाने के लिए ईमानदारी, सही योजना और बजट का संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन को। तो इस यूनिट से जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है लोक लुभान सिस्टम से। तो चलिए हम देखते हैं कि इस सिस्टम से किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राजनीति विज्ञान की लोक लुभान प्रणाली का उसकी मूल विशेषताओं गुण दोषों सहित वर्णन कीजिए।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बताना है कि लोक लुभान सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं आखिर ये लोक लुभानवाद प्रणाली होती क्या है। तो लोक लुभानवाद एक ऐसी राजनीतिक सोच या दृष्टिकोण है जिसमें नेता या दल खुद को आम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं और कहते हैं कि वे अभिजात वर्ग यानी बड़े बड़े नेता, अफसर या अमीर लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लोक लुभानवाद नीतियाँ वो वादे होते हैं जो पार्टियाँ चुनाव जीतने के लिए जनता को लुभाने के लिए करती है। ये वादे ज़्यादातर खाली होते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अभी रिसेंटली में जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी सरकार ने ये वादा किया था कि वो हर महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ने ये वादा किया था कि वो हर महिला को 3000 रुपये देंगे और सिलेंडर पर सब्सिडी भी देंगे। इन्हीं को कहते हैं लोक लुभानवाद नीतियाँ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो सकते हैं। इसमें से कई वादे सिर्फ चुनाव तक के लिए किए जाते हैं, जबकि ज़्यादातर समय से पहले लागू ही नहीं हो पाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं लोक लुभानवाद प्रणाली की क्या विशेषता हैं। तो इसकी पहली विशेषता है अभिजात विरोधी सोच। इसकी दूसरी विशेषता है हम बनाम वह की सोच। इसकी तीसरी विशेषता है भावनाओं पर जोर। इसकी चौथी विशेषता है प्रत्यक्ष संवाद। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है अभिजात विरोधी सोच। मतलब लोक लुभान नेता ये दावा करते हैं कि जो नेता या पार्टी अभी सत्ता में है वे आम लोगों की समस्याओं को नहीं समझते हैं या तो नज़रअंदाज करते हैं यानी इग्नोर करते हैं, और वे खुद को सिस्टम का बाहर का व्यक्ति बताते हैं, जिससे कि लोगों को ये लगे कि वो जनता की भलाई के लिए आए हैं। इसकी दूसरी विशेषता है हम बनाम वह की सोच। ये विचारधारा समाज को दो हिस्सों में बांटती है। हम यानी आम जनता और सच्चे लोग, वह यानी भ्रष्ट नेता, अमीर लोग और बाहरी ताकतें। इससे एकजुटता तो बनती है लेकिन ये सोसाइटी में पार्टीशन और टेंशन क्रिएट कर सकता है। इसकी अगली विशेषता है भावनाओं पर जोर। लोक लुभान नेता तर्क या डाटा से ज़्यादा भावनाओं को सहारा लेते हैं। वो जनता की भावनाओं जैसे गुस्सा, डर या उम्मीद को जगाते हैं। वे भावनात्मक भाषण, जोरदार नारे और भाव प्रधान तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब और नहीं सहेंगे, देश खतरे में है, हम ही असली देशभक्त हैं। ये समझना जरूरी है कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये नेता दिल छूने वाली बातें करते हैं। इसकी चौथी विशेषता है प्रत्यक्ष संवाद। लोक लुभान नेता मीडिया और संस्थागत कम्युनिकेशन की बजाय सोशल मीडिया, जनसभाओं आदि का इस्तेमाल करते हैं लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। इसकी पांचवी विशेषता है सरल समाधान। लोक लुभान नेता जटिल समस्याओं के लिए बहुत आसान और तेज हल बताते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो या ना हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कोई नेता कहे अगर मैं सत्ता में आया तो मैं अगले दिन से ही महंगाई को ख़त्म कर दूंगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और लोगों को तुरंत अट्रैक्ट भी करता है, लेकिन असलियत में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन वादों के पीछे कोई ठोस योजना नहीं होती। ये बस लोगों को लुभाने के लिए करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं लोक लुभान के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है वंचित वर्गों की आवाज़। इसका दूसरा फ़ायदा है राजनीति में रुचि बढ़ती है। इसका तीसरा फ़ायदा है जवाबदेही की मांग। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है वंचित वर्गों की आवाज़। लोक लुभान नेता अक्सर उन लोगों की आवाज़ बनते हैं जिन्हें समाज या सरकार में ज़्यादा ध्यान नहीं मिल पाता, जैसे गरीब, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग। लोक लुभान नेता उनकी बातों को उठाते हैं। मतलब लोक लुभान नेता उन लोगों की आवाज़ बनते हैं जिन्हें सिस्टम अनदेखा करता है, जैसे गरीब और गाँव वाले। इसका दूसरा बेनिफिट है राजनीति में रुचि बढ़ती है। लोक लुभान नेता लोग में जोश लाते हैं। जो लोग पहले राजनीति से दूर थे वो भी वोट डालने लगते हैं, रैलियों में हिस्सा लेने लगते हैं और अपने हक के बारे में जानने लगते हैं। लोक लुभान नेता लोगों को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाते हैं। इसका अगला बेनिफिट है जवाबदेही की मांग। लोक लुभान नेता अक्सर सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ जनता को जागरूक करते हैं। मतलब लोक लुभान नेता सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं, जिससे लोग जागरूक हो जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं लोक लुभान के नुकसान के बारे में। तो इसका पहला नुकसान है हम बनाम वह की सोच। इसका दूसरा नुकसान है सरल समाधान, जटिल प्रक्रिया। इसका तीसरा नुकसान है संसाधनों को कमज़ोर करना। इसका चौथा नुकसान है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी। इसका पांचवा नुकसान है नीतियों में स्थिरता नहीं होती। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं।
और सबसे पहले हम बात करते हैं हम बनाम वह की सोच। ये थॉट समाज को दो भागों में बांट देती है। हम यानी आम जनता, सच्चे लोग, वे यानी भ्रष्ट नेता, अमीर लोग, बाहरी ताकतें। इससे एकजुटता तो बनती है, लेकिन ये समाज में विभाजन और तनाव को पैदा कर सकता है। इसकी दूसरी कमी है सरल समाधान, जटिल परिणाम। लोकलुभान नेता जटिल समस्याओं के लिए बहुत आसान और तेज हल बताते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो या ना हो। इससे कभी कभी समस्याएं सुलझने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसकी अगली कमी है संस्थाओं को कमज़ोर करना। लोकलुभान नेता कभी कभी खुद को जनता की सीधी आवाज़ बताकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो नियम, कानून और अदालतों से ऊपर हैं। इससे लोगों में लोकतांत्रिक संस्थानों और कानून का सम्मान कम हो सकता है। मतलब लोकलुभान नेता खुद को जनता की आवाज़ बनाकर ये दिखाते हैं कि वो कानून से ऊपर हैं, जिससे लोग संस्थानों को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। इसकी चौथी कमी है अल्पसंख्यकों के अधिकार की अनदेखी। लोकलुभान नेता अक्सर बहुसंख्यक भावनाओं को ही प्राथमिकता देते हैं, जिसकी वजह से अल्पसंख्यकों को अनदेखा कर देते हैं, जो समाज में एकता की बजाय भेदभाव को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसकी अगली कमी है नीतियों में स्थिरता नहीं रहती। लोकलुभान सरकारें जनता को खुश करने के लिए अक्सर फैसले जल्दी जल्दी बदलती हैं, जिससे दीर्घकालिक योजनाओं और विकास कार्यों पर बुरा असर पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो लोकलुभान प्रणाली लोगों को उम्मीद तो देती है, लेकिन अगर बिना सोचे समझे वादे किए जाए तो इससे देश को नुकसान भी हो सकता है। तो जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस यूनिट से, वो अधिनायकवादी व्यवस्था पर पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अधिनायकवादी व्यवस्था से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पाओगे, कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना होता है अधिनायकवादी व्यवस्था क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। इन सभी चीज़ों को हमें अपने आंसर्स में एक्सप्लेन करना होता है। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपके देश में चुनाव ना हो, और अगर आप सरकार की आलोचना ना कर सको, और अगर सारी सत्ता सिर्फ एक ही इंसान के हाथों में हो, तो क्या होता? जी हाँ, यही होती है अधिनायकवादी या सत्तावादी व्यवस्था। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या इसके फ़ायदे भी होते हैं और क्या ये लोकतंत्र से भी बेहतर है, इसे समझेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आखिर ये अधिनायकवादी व्यवस्था क्या होती है। तो अधिनायकवादी व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जहाँ पावर एक व्यक्ति या एक छोटे से ग्रुप के पास होती है, और जहाँ जनता की भागीदारी और स्वतंत्रता में कमी होती है। तो आइए हम बात करते हैं अधिनायकवादी व्यवस्था के बारे में, यानी इसकी क्या खास बातें हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है शासन की प्रकृति। इसकी दूसरी विशेषता है राजनीतिक भागीदारी। इसकी तीसरी विशेषता है शक्तियों का केंद्रीकरण। इसकी चौथी विशेषता है नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार। इसकी पांचवी विशेषता है निर्णय लेने की प्रक्रिया। इसकी छठी विशेषता है राजनीतिक स्थिरता। इसकी सातवीं विशेषता है जवाबदेही और पारदर्शिता। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है शासन की प्रकृति। तो सत्तावादी शासन में पावर एक व्यक्ति या एक छोटे से ग्रुप के पास होता है, जैसे एक तानाशाह या एक सैन्य सरकार। सत्तावादी शासन में जनता से पूछना जरूरी नहीं समझा जाता, और न ही उनकी सहमति मायने रखती है। इसकी दूसरी विशेषता है राजनीतिक भागीदारी। तो सत्तावादी शासन में लोगों को अधिकार और राजनीति में भागीदारी लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। सत्तावादी शासन में राजनीतिक गतिविधियों पर कंट्रोल रहता है। सत्तावादी शासन में विपक्ष, स्वतंत्र मीडिया और असहमति की आवाज़ों को दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से सत्तावादी शासन में लोगों की भागीदारी सीमित हो जाती है। मतलब सत्तावादी शासन में लोग चुनाव नहीं लड़ सकते और न ही सरकार की नीतियों पर बहस कर सकते हैं। विपक्ष, मीडिया और विरोध करने वालों को दबा दिया जाता है। इसकी अगली विशेषता है शक्तियों का केंद्रीकरण। सत्तावादी व्यवस्था में सरकार की शक्तियों को नहीं बांटा जाता। सत्तावादी व्यवस्था में सत्ता का केंद्रीकरण होता है, यानी सारी पावर एक व्यक्ति या एक छोटे से ग्रुप के पास होती है। इसकी चौथी विशेषता है नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार। सत्तावादी शासन में लोगों के पास अभिव्यक्ति, धर्म, प्रेस, सभा की स्वतंत्रता जैसे अधिकार और स्वतंत्रताएं नहीं होती। सरकार इन सभी अधिकारों पर रोक लगाती है। मतलब सत्तावादी शासन में सरकार की आलोचना और लोगों के मानव अधिकार को दबाना आम बात होती है। इसकी पांचवी विशेषता है निर्णय लेने की प्रक्रिया।
सत्तावादी शासन में डिसीजन फास्ट और बिना किसी डिस्कशन के लिए जाते हैं। सत्तावादी शासन में नीतियों को बनाने में जनता की राय नहीं ली जाती। इसकी अगली विशेषता है राजनीतिक स्थिरता। सत्तावादी शासन में राजनीतिक स्थिरता होती है क्योंकि एक ही व्यक्ति या पार्टी का शासन लंबे समय तक रहता है और सरकार का विरोध और प्रतिस्पर्धा करने वाली कोई दूसरी पार्टी नहीं होती। अगली विशेषता है जवाबदेही और पारदर्शिता। सत्तावादी शासन में सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती और सत्तावादी शासन में विपक्ष, स्वतंत्र मीडिया और असहमति आवाज़ों को दबा दिया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं अधिनायकवादी व्यवस्था के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। इसका दूसरा फ़ायदा है डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं। इसका तीसरा फ़ायदा है कम चुनावी खर्च होते हैं। इसका चौथा फ़ायदा है आर्थिक विकास तेज़ी से होता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है राजनीतिक स्थिरता। सत्तावादी शासन में पावर एक व्यक्ति या एक छोटे से ग्रुप के पास होती है। सरकार बार बार नहीं बदलती, इससे देश में स्थिरता रहती है और कामकाज में भी कोई बाधा नहीं आती। इसका अगला फ़ायदा है डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं। सत्तावादी शासन में डिसीजन फास्ट और बिना किसी डिस्कशन के लिए जाते हैं क्योंकि इसमें कोई विपक्ष नहीं होता और कोई बहस भी नहीं होती। इसीलिए सरकार फैसले जल्दी ले पाती है और काम तेज़ी से होता है। इसका अगला फ़ायदा है कम चुनावी खर्च। बार बार चुनाव कराते समय बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन सत्तावादी शासन में चुनाव नहीं होते जिससे चुनावी खर्च बचता है। इसका अगला फ़ायदा है आर्थिक विकास तेज़ी से होता है। सत्तावादी शासन में पावर एक व्यक्ति के पास होती है। दूसरी पार्टी या तो होती ही नहीं या फिर उन्हें सरकार के फैसले में दखल देने की परमिशन नहीं होती। दलों के अभाव में सरकार बिना रुकावट के काम कर सकती है, जिससे योजनाएं तेज़ी से पूरी होती है और देश का आर्थिक विकास तेज़ी से होता है। तो आइए हम बात करते हैं अधिनायकवादी व्यवस्था के कमियों के बारे में, यानी इसके क्या नुकसान हैं। तो इसका सबसे बड़ा पहला नुकसान है राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। इसका दूसरा नुकसान है मानव अधिकारों का हनन। इसका तीसरा अधिकार है भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसका पहला नुकसान है राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। सत्तावादी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें नागरिकों को ना तो शासन में भाग लेने की आज़ादी होती है और ना ही वह सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। सत्तावादी शासन में या तो चुनाव होते ही नहीं है या फिर जो चुनाव होते हैं वो दिखावटी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है लोग सरकार की पॉलिसीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। और इन देशों में या तो चुनाव होते ही नहीं या फिर कराए जाते हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए कराए जाते हैं कि देखो हम डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं। इसकी अगली कमी है मानव अधिकारों का हनन। सत्तावादी शासन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती और मीडिया पर प्रतिबंध होता है और विरोध करने पर सजा भी मिल सकती है। इसकी अगली कमी है भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। सत्तावादी शासन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद एक राजनीति होती है। नेता अपने रिश्तेदारों और करीबियों को ही सरकारी पद देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। अधिनायकवादी व्यवस्था में डिसीजन जल्दी होते हैं और स्थिरता रहती है, लेकिन इसमें जनता की आज़ादी, भागीदारी और अधिकारों की कमी होती है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो लोकतंत्र के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से अभी तक आपके एग्ज़ाम में लोकतंत्र के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमें बताना होता है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। इन्हीं चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ और समझते हैं आखिर लोकतंत्र व्यवस्था होती क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जो पावर होती है वो जनता के हाथों में होती है, क्योंकि इसमें जनता ही सबसे ऊपर होती है, यानी सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाई जाती है। तो आइए हम बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में, यानी इसकी खास बात क्या है। तो इसकी पहली विशेषता है शासन की प्रकृति। इसकी दूसरी विशेषता है जवाबदेही और पारदर्शिता। इसकी तीसरी विशेषता है राजनीतिक भागीदारी। इसकी चौथी विशेषता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इसकी पांचवी विशेषता है नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार। इसकी छठी विशेषता है निर्णय लेने की प्रक्रिया। इसकी सातवीं विशेषता है राजनीतिक अस्थिरता। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है शासन की प्रकृति। तो लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता चुनाव के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। इसकी दूसरी विशेषता है जवाबदेही और पारदर्शिता। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। इसकी तीसरी विशेषता है राजनीतिक भागीदारी। लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार और राजनीति में भागीदारी का अवसर मिलता है, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। लोग वोट देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पार्टियां बनाते हैं
और मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ को उठाते हैं, जो कि लोकतंत्र में लोगों की राजनीतिक भागीदारी को दिखाता है। तो इसकी अगली विशेषता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की शक्तियों को 3 अंगों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांट दिया जाता है, जिससे कि ये कन्फर्म हो जाता है कि कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के अधीन होकर काम करता है और एक दूसरे के कार्यों की निगरानी करता है। इसकी अगली विशेषता है नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति, धर्म, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता जैसे अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा राज्य और न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा करती है। इसकी अगली विशेषता है निर्णय लेने की प्रक्रिया। लोकतंत्र में डिसीजन लेने से पहले जन सुनवाई, बहस और सभी की सहमति ली जाती है और उसके बाद ही कानून बनते हैं। लोकतंत्र में नीतियों को बनाने में जनता की राय और पारदर्शिता होती है। इसकी अगली विशेषता है राजनीतिक अस्थिरता। लोकतंत्र में चुनाव के जरिए सत्ता बदलती रहती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बनती है, क्योंकि लोकतंत्र में पावर के लिए कई पार्टियों के बीच कंपटीशन होता है। तो चलिए हम बात करते हैं लोकतंत्र के गुण के बारे में, यानी इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है लोकतांत्रिक भागीदारी। इसका दूसरा फ़ायदा है समानता और समान अधिकार। इसका तीसरा फ़ायदा है जनता की सर्वोच्चता। इसका चौथा फ़ायदा है प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका पांचवा फ़ायदा है सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है लोकतांत्रिक भागीदारी। तो लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार और राजनीति में भागीदारी का अवसर होता है, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। चुनाव के जरिए पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और शासन की प्रक्रिया में भाग लेती है। इसका अगला फ़ायदा है समानता और समान अधिकार। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसका अगला फ़ायदा है जनता की सर्वोच्चता। लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्चता होती है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में जो एक्चुअल पावर है वो जनता के हाथों में होती है और जनता की इच्छा के अनुसार ही सरकार का गठन होता है। इसका अगला फ़ायदा है प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो लोकतंत्र में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इम्पोर्टेंट होती है। इसमें पब्लिक अपने ओपिनियन रख सकती है और मीडिया स्वतंत्र रूप से सरकार की आलोचना कर सकती है, जिससे पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ती है। इसका अगला फ़ायदा है सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता। तो लोकतांत्रिक सरकारों में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता इम्पोर्टेंट होती है। इसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल पूछ सकती है और चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को बदल भी सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं लोकतंत्र की कमियों के बारे में, यानी इसके क्या नुकसान हैं। तो इसका पहला नुकसान है फैसले लेने में देरी। इसका दूसरा नुकसान है ध्रुवीकरण की राजनीति। इसकी तीसरी कमी है चुनावी प्रक्रिया महंगी। इसकी चौथी कमी है भ्रष्टाचार और धन का गलत उपयोग। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसकी पहली कमी है फैसले लेने में देरी। बहस, विमर्श और सहमति पर आधारित इस प्रणाली के होने के कारण कभी कभी फैसले देरी से होते हैं। इसकी दूसरी कमी है ध्रुवीकरण की राजनीति। कई बार राजनेता वोट पाने के लिए धर्म, जाति का सहारा लेते हैं। ये समाज को धर्म के नाम पर बांटता है और इससे समाज में ध्रुवीकरण होता है। इससे समाज में एकता की बजाय टकराव और अलगाव की भावना बढ़ती है। इसकी अगली कमी है चुनावी प्रक्रिया महंगी। लोकतंत्र में अक्सर चुनाव के दौरान लोगों को वोट हासिल करने के लिए राजनेता चुनाव में काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं। इसकी अगली कमी है भ्रष्टाचार और धन बल का प्रयोग। तो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार और धन बल का प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। लोकतंत्र में जनता को बोलने, चुनने और शासन में भाग लेने की आज़ादी होती है, लेकिन कभी कभी फैसले देरी से होते हैं और चुनाव में धर्म और जाति धर्म का गलत इस्तेमाल होता है। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन है आधुनिक समय में राजनीतिक प्रणालियों के वर्गीकरण के लिए मुख्य मापदंडों की जांच करें। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आपको हमारी PDF में मिल जाएगा। जो PDF का लिंक है वो मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहो तो वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा नोट्स में मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके साथ ही बताना चाहूँगा जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।